धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंट की सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में शामिल है कैश फ्लो स्टेटमेंट और यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए पहली बार यह चैप्टर आपके सामने आया हुआ है और इसकी तमाम वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप आपके पास नंबर 1 की सीरीज में चल रहा है और इसमें हम इस वक्त क्वेश्चन नंबर 19 तक पहुंच चुके हैं। जिस बुक से आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आपकी स्क्रीन पर वो किताब मौजूद है NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित रेफरेंस बुक रीडर्स चॉइस की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इस बहुत ही अच्छी बुक है ये और इसके बारे में अगर मैं यही कहूँगा कि भैया अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये किताब आपके स्कूल में नहीं चल रही तो आप ज़बरदस्ती इस किताब को खरीदिए। अगर आपके यहाँ कोई भी किताब चल रही है समझिए इस बुक से, लेकिन सॉल्यूशन आप आपके पास जो किताब है उसी से ही कीजिए। मैं ये सुझाव नहीं दूंगा कि आप इस किताब को खरीद ही लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है अगर आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो और आपके यहाँ पब्लिशर भी नहीं है तो और वो पब्लिशर के पास ये बुक नहीं है तो आप लेने की जिद ना करें। अगर आपके पास जो भी किताबें हैं वो किताबें आपके लिए संपूर्ण है और इस किताब से आप सॉल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए और अगर आपकी समझ में आ जाता है, सवाल क्वेश्चन के लिए बुक नहीं है, सवाल है अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी। अगर आपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह समझ लिया है तो आपके पास कोई भी किताब होगी आप बहुत ही अच्छी तरह से उसकी तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सिर्फ एक प्रकार से किताब के पीछे भागेंगे तो आपको समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये किताब थोड़ी अच्छी है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर का क्वेश्चन चलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1 अप्रैल 2020 तथा 31 मार्च 2021 को बाकी चिट्ठे निम्न प्रकार थे। यहाँ पर दायित्व है, यहाँ पर संपत्तियाँ हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स के इस भाग में 2020 और 2021 का यहाँ पर लायबिलिटीज का हिस्सा है और दूसरी तरफ एसेट्स का हिस्सा है जिसमें लेनदार है 40,000 से 44,000 हुआ, इंक्रीज हुआ है। लेनदार यानी क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटीज होती है, वो भी करंट यानी करंट लायबिलिटीज होती है। श्रीमती आ का 10% का लोन यहाँ पर लिखा हुआ है, 25,000 का है, लेकिन अगले साल ये लोन समाप्त हो गया यानी कि इस लोन का भुगतान हो चुका है। 10% बैंक ऋण की पूंजी है यानी बैंक लोन है 10 मतलब यहाँ पर 40,000 है जो कि अगले साल 50,000 हो गया। इसका मतलब इन्होंने लोन और लिया है। पूंजी जो कि 1,25,000 है बाद में 1,53,000 हो जाती है। यहाँ पर इनको कुछ फ़ायदा हुआ होगा जिसकी वजह से पूंजी इनकी बढ़ी है या हो सकता है शेयर इशू किया हो, तो ये जानकारी लेने के लिए हम और आगे सूचना देखेंगे। अभी यहाँ पर एक बात और ध्यान देना होगा कि यहाँ 10% का लोन चल रहा है जो कि पहले साल 25,000 का लोन है, अगले साल समाप्त हो गया। इसका मतलब इस साल का लोन का जो ब्याज है वो हमें ज़रूर चुकाना पड़ेगा इस लोन के साथ में। और यहाँ पर 40,000 का लोन है जो कि 10% के हिसाब से इसका भी ब्याज 4,000 रुपये का बैठता है। यहाँ कहीं लोन का जो है ब्याज दिया नहीं है तो हमें इसको में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दोनों ब्याज को प्लस में डालेंगे, इसका प्रोविज़न होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इसके ब्याज का पेमेंट होगा यानी भुगतान होगा। 6500 रुपये हो जाएंगे दोनों का ब्याज, 2500 इसका, 4,000 इसका। 10% हम दोनों का यही परसेंट इन पर चार्ज कर लेंगे। यहाँ पर कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ खास बातें बताई गई है। वर्ष के दौरान 10,000 रुपये लागत वाली एक मशीन है जिसका डेप्रिसिएशन 3,000 रुपये कट चुका है, इसे 5,000 रुपये में बेच दी गई है। अब 10,000 की मशीन पे 3,000 डेप्रिसिएशन से वसूला गया है, 5,000 रुपये बेच के वसूला है यानी 8,000 रुपये वसूल लिए हैं लेकिन 2,000 नहीं वसूल पाए, इनका नुकसान हो गया यानी लॉस ऑन मशीनरी 2,000 रुपये होगा। मशीन खाते पर डेप्रिसिएशन का प्रावधान भी किया गया है। ये प्रावधान 25,000 रुपये पिछले साल का है और 2021 का
40,000 का है, यानी इन दोनों के बीच में 15,000 रुपये का प्रावधान बढ़ा है। शुद्ध लाभ इन्होंने यहाँ देने के बजाय यहाँ दिया है। इसका मतलब है हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा कैपिटल का, और यह जानकारी लेनी पड़ेगी कि आखिर इस प्रॉफिट में, मतलब इस कैपिटल में अगर ये प्रॉफिट जोड़ा जाए तो ये कैपिटल क्यों नहीं हो सकती है, आखिर पैसे बाकी के कहाँ गए। तो इसकी जानकारी के लिए हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एक लायबिलिटी है और इसका बैलेंस क्रेडिट से शुरू होगा। क्रेडिट साइड ये है बाई बैलेंस BD 1,25,000 रुपये। ये जो हमारे पास बैलेंस है पिछले साल का, इसको हम बाई बैलेंस BD के नाम से और इसको टू बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे। BD को हमेशा ऊपर की ओर, CD को हमेशा नीचे की ओर लिखा जाता है। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिखाया गया है 45,000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को हम यहाँ 45,000 को लिखेंगे, 45,000 को। इन दोनों का टोटल करेंगे 1,70,000 होगा, और ये 1,70,000 यहाँ भी लिखेंगे, और इसमें से ये 1,53,000 रुपये यानी 153,000 को घटाएंगे, तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा 17,000 का ड्राइंग। यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं, यानी बैलेंस लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब साफ है कि ये जो ड्राइंग है 17,000 का, इसको बैलेंसिंग करके निकाला गया है, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 17,000 को माइनस में दिखाएंगे। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन और आगे आती है मशीनरी के बारे में। मशीनरी है 80,000 की, लेकिन बाद में हो गया 55,000 रुपये। तो आखिर मशीनरी के 80,000 होना और फिर 55,000 होना, बीच में 25,000 का घपला हुआ है। आखिर उस घपले में हो क्या गया है, तो इसकी जानकारी के लिए हमें मशीनरी अकाउंट पर फोकस करना होगा। तो चलिए देखते हैं मशीनरी अकाउंट में आखिर क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। मशीनरी एक एसेट्स है, इसकी शुरुआत 2 से होगी, यानी डेबिट साइड से होगी। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 80,000 और बाई बैलेंस CD हम लिखेंगे 55,000 रुपये। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मशीन जो कि 10,000 रुपये की है, इसका डेप्रिसिएशन 3,000 रुपये होता है, 5,000 रुपये में बेच दी गई है। इसका मतलब साफ है कि जिस मशीन को हमने बेचा है उस मशीन की कीमत है 5,000 रुपये। बेचते समय उसकी मतलब बिक्री मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है 5,000 रुपये, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी है 10,000 रुपये। अब इस 10,000 रुपये में से इन्होंने 3,000 डेप्रिसिएशन से वसूल लिया और 5,000 रुपये इन्होंने बेचकर वसूल लिया। 2,000 का इस पर नुकसान हो गया है। इसी के साथ ही डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है यहाँ पर 25,000 और 40,000 रुपये का। तो हम लगे यहाँ डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट यही बनाते चलेंगे। दोनों को आपको एडजस्ट करके दिखाएंगे किस प्रकार से एक दूसरे का यूज दूसरे अकाउंट में होता है। जब हम यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट को ध्यान से देखेंगे तो डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी होता है। तो बाई बैलेंस BD में हम इसको लिखेंगे पिछले साल वाले को, करंट ईयर वाले को इसको लिखेंगे 40,000 को CD में। तो बाई बैलेंस BD 25,000, टू बैलेंस CD 40,000। यहाँ पर जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन है 3,000 रुपये का, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी के नाम से 3,000 रुपये। इन दोनों का टोटल 43,000 होता है, और इसमें से 25,000 को घटाएंगे तो ये जो यहाँ पर बैलेंस आएगा वो 18,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। ये बैलेंस लिख दिया है क्योंकि इसे बैलेंसिंग करके निकाला गया है। अब ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ आया, यही डेप्रिसिएशन यहाँ लिखना होगा आपको मशीनरी अकाउंट में। जब हम मशीनरी अकाउंट में जाते हैं तो वहाँ पर मशीन को 5,000 में बेचा गया है और टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 18,000 का। मशीन का जो घाटा हुआ है वो 2,000 हुआ है। उसे मैंने आपको पहले बता दिया कि 10,000 की मशीन पर 5,000 रुपये बेच के 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन से वसूले गए, तो 8,000 वसूले गए, लेकिन 2,000 नहीं वसूल पाए, वो नुकसान हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इनको एडजस्टेड मतलब कि ये एडजस्टेड P&L का भाग होता है, और इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस में दिखाएंगे, क्योंकि ये भी नुकसान है और यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वजह से ये भी नुकसान है। तो इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस की वैल्यू के रूप में दिखाएंगे। चलिए अब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आसान हो जाएगा।
चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पार्टिकुलर्स रुपीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम वही प्रॉफिट लिखेंगे जो कि बुक में आपके नीचे लिखा हुआ है 45,000 का लाभ, ये लिख दिया। इसमें हम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी का लॉस लिखेंगे जो कि मैंने यहाँ आपको बताया था 2,000 का। उसके बाद डेप्रीसिएशन लिखेंगे जो कि 18,000 रुपये हमने यहाँ पर चार्ज करते हुए दिखाया था। ये प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से है तो ये डेप्रीसिएशन यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया था कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन दो जगह का कटेगा, एक तो 2,500 रुपये यहाँ का, 4,000 यहाँ का, दोनों मिला के 6500 रुपये, 6,500 रुपये का लोन का ब्याज कटेगा। इन तीनों का जो टोटल होता है वो 26,500 होगा और ये दोनों जुड़ करके 71,500 रुपये आएंगे। ये होगा प्रॉफिट बिफोर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल को चेंज करने से पहले का प्रॉफिट। अब इसमें हम चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल चेक कर लेते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आखिर कौन सी है। कैश तो लिखते नहीं है, डेटर्स लिखेंगे और स्टॉक लिखेंगे। डेटर्स हमारा 30,000 से 50,000 हो गया, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन डेटर 20,000 माइनस में। इसके बाद डिक्रीज हुआ, यहाँ पर स्टॉक 10,000 नहीं, कितना हुआ, हाँ 10,000 हुआ है। डिक्रीज इन स्टॉक है 10,000 रुपये, क्योंकि डेटर्स हमारा करंट एसेट्स है, अगर ये इंक्रीज होगा तो इसे माइनस में लिखेंगे। और स्टॉक हमारा करंट एसेट्स है, अगर ये डिक्रीज होगा तो प्लस में लिखेंगे, यानी उल्टा लिखते हैं करंट एसेट्स में। जबकि करंट लायबिलिटी यहाँ क्रेडिटर्स ओनली है, 40,000 का है और यहाँ 44,000 हो गया, तो 40,000 से 44,000 होने में 4,000 का बढ़ोतरी हुआ है। तो 4,000 रुपये, क्योंकि करंट लायबिलिटी में सही चलता है, पॉजिटिव चलता है, इंक्रीज होगा तो प्लस में, डिक्रीज होगा तो माइनस में, बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए 4,000, इनको प्लस में लिखेंगे। ये 20,000 माइनस का, ये दोनों प्लस के हैं। 20 में से 14 घटेंगे तो 6,000 माइनस वाले ही बचेंगे। 71,500 में से 6,000 घटाएंगे, 65,500 रुपये आएगा। इसी को ही हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब नंबर आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम सेल और परचेज का पता लगाएंगे और इसका पता ज़्यादातर हम क्वेश्चन को देखेंगे पहले ध्यान से। मशीनरी अकाउंट को आप ध्यान से देखेंगे तो मशीनरी अकाउंट में परचेजिंग तो कुछ हुई नहीं है, हाँ सेल हुई है 5,000 रुपये की, तो हम सेल ऑफ मशीनरी फ़ौरन लिख देंगे। सेल ऑफ मशीनरी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस वक्त और ये है 5,000 रुपये। इसके बाद अब देखेंगे फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, यही देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं, फिक्स एसेट्स मशीन का हमने प्रोग्राम कर लिया है पूरा सेट। भूमि लैंड यहाँ पर देखेंगे तो 40,000 से 50,000 हो गया, यानी परचेज ऑफ लैंड 10,000 का हुआ है। तो हमने परचेज ऑफ लैंड यहाँ लिखा 10,000, क्योंकि सेल करेंगे तो पैसा आएगा प्लस में, परचेज करेंगे पैसा जाएगा तो माइनस में। इसी जगह पर नीचे देखेंगे तो भूमि के बाद भवन का नंबर आता है जो कि 35,000 से 60,000 हो गया, यानी कि इन्होंने परचेज ऑफ लैंड के बाद परचेज ऑफ बिल्डिंग भी किया है 25,000 रुपये का। तो 60 में से 35 को घटाएंगे तो 25,000 रुपये की, इसका मतलब इन्होंने भवन खरीदा है। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग भी 25,000 का आएगा। अब ये दोनों तो माइनस के हैं, ये प्लस का है, तो ये 35 है। 35,000 में से 5,000 घटाएंगे, 30,000 का माइनस की वैल्यू आएगी। इसका मतलब इसका नाम होगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब चलिए पहुंचते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पहुंचने के लिए आपको देखना होगा इसके पॉइंट्स को। थर्ड पॉइंट आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मिसेज ए का लोन जो कि पहले साल 25,000 है, अगले साल समाप्त हो गया। इसका मतलब लोन क्यों समाप्त हुआ, क्योंकि लोन पेड हुआ। मिसेज ए का लोन 25,000 पेड हुआ, पैसा गया तो इसको हम माइनस में डाल देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है बैंक लोन जो कि 10% वाला है, 40,000 से 50,000 हुआ। इसका मतलब इन्होंने 10,000 रुपये का लोन लिया है, तो यहाँ पर प्लस में आएगा क्योंकि पैसा आ रहा है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 6500 रुपये मैंने आपको पहले बताया था, एक बार ऑपरेटिंग में प्लस होता है, एक बार फाइनेंसिंग में माइनस। तो यहाँ पर 6500 रुपये का इसका ब्याज माइनस हो जाएगा, पेमेंट हुआ है। ड्राइंग जो कि हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो वहाँ पर आपको दिखाया था कि ये कैपिटल अकाउंट है
और यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये जब हमने कैलकुलेशन किया था तो कैलकुलेशन में 17,000 का ड्राइंग निकल कर आया था। ये ड्राइंग अब हमें यहाँ लिखना होगा 17,000 का माइनस में, क्योंकि पैसा यहाँ पर देना होगा। अब माइनस की वैल्यू देखेंगे 25,000, 6500 और 17,000, तो कुल मिलाकर के 48,500 माइनस के हैं, उसमें से 10,000 घटाएंगे तो 38,500 रुपये हमारे जो है माइनस में आएंगे। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हम तीनों एक्टिविटीज़ के टोटल को जोड़ेंगे, मतलब कि सबसे पहले आप जोड़ेंगे 65,500, ये प्लस में है, और यहाँ पर ये 38,500 का दिया हुआ है, तो यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है तो इनका भी टोटल देखेंगे, और एक माइनस का है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 65,000 प्लस में है बस, लेकिन इन्वेस्टिंग का 30,000 ये माइनस में है, और यहाँ पर ये 38,500 ये भी माइनस का है, तो 30 और 38 68,500 होगा। उसमें से आपको 65,500 घटाना होगा, तो 3,000 रुपये का नेट कैश डिक्रीज आएगा, यानी कैश जो है ये माइनस में आएगा। इसमें हम ओपनिंग कैश बैलेंस जोड़ेंगे बुक का। ओपनिंग कैश बैलेंस यहाँ पे है 10,000, तो इसको जोड़ने से हमें 7,000 रुपये आना चाहिए, जो कि आप देखेंगे तो 3,000 रुपये जो हमारा नेट कैश डिक्रीज आया है, उसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 जोड़ेंगे, तो अब हमें जो क्लोजिंग आया वो 7,000 आ चुका है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,000 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 स्टेप बाय स्टेप आपके सामने कंप्लीट हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 19 आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से शुरू हुआ है, और इस प्रकार से क्रमशः ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हमने इसका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, और फिर हमने इसका यहाँ पर फाइनेंसिंग बनाया है। तो फाइनेंसिंग बनाने के बाद इसको मैच कर दिया गया। मैच करने के बाद यहाँ पर कुछ अकाउंट्स हमने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, वह अकाउंट भी आपने सारे के सारे अकाउंट को यहाँ पर देख लिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, इसके व्यूज को एम तक ले जाइए। सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, चारों तरफ हाहाकार हो जाना चाहिए, और ये चैनल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वक्त बिल्कुल इस चैप्टर के अंधेरे में खोए हुए हैं, समझ में किसी को नहीं आ रहा। जिस प्रकार से कमेंट्स आते हैं उस हिसाब से लगता है कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन चल रही है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट तक फ़ायदा मिल सकता है सिर्फ आपके एक बार क्लिक करने से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको कई बार देखिए जब तक समझ में ना आए। अगर कोई पॉइंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप अपने कमेंट में बताइए, मैं आपको तत्काल उसका समाधान बताऊंगा, आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आप समस्या को पूछेंगे तो मैं समस्या का अवश्य आपको सॉल्यूशन बताऊंगा।